ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों बोलते हैं, जबकि यहाँ तो मेजॉरिटी एरिया आइस के साथ कवर्ड है, क्या रीजन है इसके पीछे का। आइसलैंड को आइसलैंड क्यों बोलते हैं, जबकि वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी ग्रीनरी है, क्या रीजन है। लास्ट में बताती हूँ, ये स्टोरी है, पहले मुद्दा देख लेते हैं। दैट इज अबाउट यूएस अब बोलता है कि मुझे ग्रीनलैंड को भी एनेक्स करना है। थोड़े टाइम पहले जनवरी फेब मार्च के टाइम पीरियड में भी आप देखोगे उस टाइम पे भी ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की बातें करी गई थी। बार बार झंडा लगा दे रहा था, जो ग्रीनलैंड का मैप है वीसी शेप बनती है, इसके अराउंड ऐसे रोल कर देता है कि ये भी अमेरिकन टेरिटरी है। थोड़े से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको पता लगेंगे, कोल्ड वॉर के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक थुले नाम का एयरबेस आपने सुना होगा, जिसको अब पिट्यूफिक करके जाना जाता है, नाम बदल दिया है जस्ट। कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे यूएस ने उसको डेवलप करा था ग्रीनलैंड में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे जो ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली। तो ये ग्रीनलैंड आ गया। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या आएगी, अंडर तो आता है जो मिलिट्री डिपेंडेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी है, पॉलिटिकल डिपेंडेंसी है, वो डेनमार्क के ऊपर है ग्रीनलैंड की। पर इनकी सॉवरेंटी अपनी भी है, बाकी डेनमार्क बोलता है हम आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इनकी कैपिटल है ग्रीनलैंड की नुक, NUUK। अभी डैनिश किंगडम की बात करते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। हिस्टोरिकल टाइज से आपने वाइकिंग देखी है सभी ने, तो वो इन्हीं की स्टोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब चलो अब वाइकिंग की बात करी तो डैनिश किंगडम देख लो पहले। तो डैनिश किंगडम एक तो लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, किंगडम मतलब और भी कंट्रीज इसके अंडर आएंगी। 3 है मेनली, एक आ जाएगा डेनमार्क, दूसरा नहीं फैरो आइलैंड, और तीसरा आएगा ग्रीनलैंड। अब अगर हिस्ट्री में देखोगे ना तो इनके कॉमन से टाइज आपको मिलेंगे, सभी के हिस्ट्री कॉमन है सभी की। वही वो नॉर्स वाइकिंग करके यहाँ पे हिस्ट्री चलती है। अपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप देख सकते हो, वेब सीरीज मत देखना, आप विकिपीडिया पे भी रीड कर सकते हो कि टाइम वेस्ट लग गया करने, पेपर आ गया अब तो उतना टाइम नहीं है। तो ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड एक तो देखो थोड़े अकेले से एरिया में आपको मिलेंगे, उतनी ज्यादा इकोनॉमी भी इनकी वेल डेवलप नहीं है, तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट्स कर लिए थे कि सिंस हमारे पास इतनी स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं है। बाकी डेनमार्क को जब आप लोकेशन पे देखोगे तो साइड में बाल्टिक सी आपको दिख जाएगा। फेल इनटू रशिया GDP, तो D फॉर डेनमार्क था। तो बाल्टिक सी के साथ जब इनकी कनेक्टिविटी आ रही है तो इनके पास ट्रेड रूट्स ओपन है ऑलरेडी। यहाँ पे भी देखोगे ट्रेड रूट्स तो इनके साइड में भी है, पानी इनके साइड में भी है, पर बहुत हाइट पे है। जब आप देखोगे ग्रीनलैंड को बिल्कुल टिप पे देखा आपने, आर्कटिक सर्कल के पास में। पर अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर वे नए नए ओपन होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघली तो पानी आएगा, शिप्स इजीली जा सकेंगी। तो मतलब नंबर 1 रीजन क्या निकल के आता है ग्रीनलैंड की जो इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास में है, और यहाँ पे जब ग्लेशियर की मेल्टिंग चल रही है तो उससे नए वाटर वेज ओपन अप हो रहे हैं। नंबर 1 रीजन क्लियर। और यूएस चाहता है कि मेरी थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती मोनोपोली, मैं भी इन वेज को यूज कर पाता। और उसके बाद जो नंबर 2 रीजन आप देखोगे ग्रीनलैंड को लेके, वो है यहाँ का एयरबेस। ये जो एयरबेस था ये आज का नहीं है, पहले इसका नाम हुआ करता था थूले एयरबेस, अब इसको स्पेस बेस भी बोल दिया जाता है, जिसको यूएस ही ऑपरेट करता है। पर आपने एक ग्रुप और पढ़ रखा है, दैट इज नाटो। यूएस और डेनमार्क जब कोल्ड वॉर एरा चलता है, कहां से कहां तक, 1945 टू 91 का टाइम पीरियड, एक ये पैक्ट साइन करते हैं 1951 में। 1951 का जो पैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसमें एक तरफ था यूएस बैठा हुआ, दूसरी तरफ था डेनमार्क। डेनमार्क को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि चलो माना 2 जुट बन चुके हैं, 2 पावर्स बन गई हैं, एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ यूएस सारे, पर यूएस ना कहीं कल को ऐसे ना बोले कि ग्रीनलैंड अब मेरी टेरिटरी है। तो इन्होंने लिखित में क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि यूएस इस एयरबेस को, ये ग्रीनलैंड के बिल्कुल आपको नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है, इस एयरबेस को सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए यूज करेगा, और नाटो के जितने भी अलाइज होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज करेगा। तो मतलब डिफेंस पर्पस के लिए आज भी इस एयरबेस को यूएस यूज करता है, कोल्ड वॉर एरा के टाइम से यूज करता आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो ग्रीनलैंड की टेरिटरी है वो ये अनेक्स कर सकते हैं, इनके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है। इस पार्ट में आपको दिखाई देगा। तो ट्रंप ने पहले तो बोला कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करने के लिए मैं पावर का यूज करूंगा, मैं फोर्स का यूज करूंगा, मतलब वॉर की बात कर रहे हैं वो, मिलिट्री ट्रूप्स भेजूंगा, कैप्चर कर लूंगा, ये सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक और स्टेटस दे दिया, रियल एस्टेट। क्या होती है रियल एस्टेट? जहां पे आप प्रॉपर्टी को लेंड करते हो या बेच देते हो या फिर खरीद ही लेते हो। तो बोलता है कि ग्रीनलैंड जो है ये मेरे लिए एक तरह से रियल एस्टेट की तरह है, मतलब मैं इसको खरीदूं, मैं इसको बेचूं, मैं रेंट पे चढ़ाऊं, मेरी मर्जी है, वो ट्रंप ने बोला। फिर उसके बाद डेनमार्क ने बोला बुलशिट,
ये लिटरली बोलते हैं बिल्कुल नॉनसेंस बात करी है ट्रंप ने। यूएस के पास कोई भी ऐसा लीगल राइट नहीं है कि ये आएंगे ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे, ये हमारी सॉवरेनिटी के अंडर आता है। ग्रीनलैंड को हम मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यूएस के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को आके अनेक्स कर लेंगे। तो मतलब नाटो के जो एलाइज हैं, तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है कि सिर्फ यूएस नहीं यूज करता है इसको डिफेंस पर्पस से, ये सभी की प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा जो एयर बेस है। अब देखो आयरनी, यहां पे आपको हिपोक्रेसी भी दिखेगी। अब नाटो का आर्टिकल नंबर 5 कहता है डेनमार्क भी नाटो का मेंबर, यूएस भी नाटो का मेंबर। ये बोलते हैं बाहर से हमें कोई भी अटैक करने के लिए आएगा तो हम सारे मिलके काउंटर अटैक करेंगे। पर यहां पे हो क्या रहा है, यूएस अपने मेंबर को अटैक करने की बात कर रहा है। डेनमार्क की जब बात करी तो इनडायरेक्टली ग्रीनलैंड भी आ गया। तो डेनमार्क तो नाटो का एलाई है ना, तुम तो अपने एलाई के साथ लड़ रहे हो। ये आगे हिपोक्रेसी की, तुम दुनिया को बताते हो कि व्हाट इज द राइट और खुद चाहे रॉन्ग करना है, मतलब जो खुद बोला वो करना ही नहीं है एक्सेप्ट। तो ये आयरनी भी यहां से निकल के आती है। आफ्टर दैट नंबर 2 क्लियर आपको, ये कोल्ड वॉर के टाइम से इंपॉर्टेंस बन रखी है ग्रीनलैंड की टू यूएस। नंबर 3 फैक्टर यहाँ के मिनरल्स। जितनी भी ग्रीनलैंड की ये कोस्टल वाली जोन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको क्रिटिकल मिनरल्स भी मिल जाएंगे जो यूएस के पास वैसे तो नहीं, नेचुरल रिसोर्स यूएस के पास भी बथेरे हैं पर जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तभी तो इतनी ज्यादा एनेक्सेशन दिखा रहा है, कभी ऑयल के पीछे पड़ जाता है। अदरवाइज ऑयल के पीछे क्यों ही पड़ता कोई, आज का जो टाइम है वो तो रिन्यूएबल एनर्जी का है। ऑयल आपको चाहिए क्यों था, क्योंकि नीड है। आज भी सारे व्हीकल नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं है, सारी डिपेंडेंसी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। तो एक तो आ जाएंगे क्रिटिकल मिनरल, प्लस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉन क्रिटिकल मिनरल। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक मिनरल जो होते हैं आपके, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मेजर माइनर सारे मिनरल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आफ्टर दैट तीसरी कैटेगरी आ जाएगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी ठीक ठाक अवेलेबल हैं ग्रीनलैंड के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंसेस बन जाती हैं। नंबर 1 इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, बर्फ के पिघलने की वजह से वाटरवेज ओपन हो रहे हैं, ये भी चाहते हैं, हमें भी रूट चाहिए। ग्रीनलैंड को देखोगे शॉर्टेस्ट रूट्स बनेंगे इसके आर्कटिक सर्कल के साथ, और आर्कटिक सर्कल में आपने स्वालबार्ड पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल में देखोगे आज के टाइम पे इसकी जो रेलिवेंस है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इसी वजह से यूएस की पूरी नजरें गड़ी हुई हैं ग्रीनलैंड के ऊपर भी, किसको अनेक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा रीड कर लें, वही लिखा होगा आपको, थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में दिख जाएगा। तो नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ग्रीनलैंड को हम डिफेंस के पर्पस से यूज करेंगे, हम परचेज कर लेंगे या फिर कंट्रोल। अगर परचेज का मतलब है पैसा देंगे डेनमार्क को, नहीं मानते तो फिर हम कंट्रोल करेंगे बाय फोर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेनिश प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रॉम डेनमार्क, इनकी स्टेटमेंट आती है कि नहीं ये बिल्कुल नॉनसेंस टॉक है जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोली है। इनके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को आके अनेक्स कर लेंगे। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट क्या बताया, तो यूएस की बड़े लंबे अरसे से ये कैंपेन चलती आ रही है कि ग्रीनलैंड को मैंने अनेक्स करना है। जब भी मैं, मतलब यही प्रेसिडेंट नहीं है, एक और भी बहुत सारे प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने हमेशा से ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट शो करा है। और एब्सोल्युटली नीड्स, मैंने बोला ना नीड है इस टाइम पे यूएस की, कि ऊपर टॉप होता क्या है, अगर आप टॉप पे होते हो तो आपके पास कंट्रोल रहता है नीचे वाले एरियाज का। जैसे वॉर होती है तो जो आर्मी ऊपर, मतलब जो टेररिस्ट ऊपर होते हैं, अगर आर्मी नीचे होती है तो आर्मी का लॉस हो जाता है, वहां पे टेररिस्ट जीत जाता है क्योंकि उसको सारा दिखाई दे रहा होता है नीचे। तो इतनी बड़ी हाइट पे ग्रीनलैंड में जब आप जा रहे हो, इतनी हाइट है, आर्कटिक सर्कल की मेल्टिंग चल रही है, तो यूएस चाहता है कि मेरी यहाँ पे मोनोपोली बनी रहे। आफ्टर दैट डेनमार्क की एक्यूजिशन, तो इन्होंने एक्यूज ही करा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इनका ये भी मानना है कि यूएस से बड़ी सारी मूवमेंट टुवर्ड ग्रीनलैंड हो रही थी। जैसे जो जूनियर है ट्रंप जूनियर, उसको भी भेजा था, वेंस है जो, उसको भी भेजा हुआ था। क्यों भेजा था कि जाओ वहां पे ग्रीनलैंड में देखो कौन एंटी डेनमार्क के हैं, मतलब जो डेनमार्क को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, और कौन फेवर में है यूएस के, उनसे मिलो, उनमें प्रोपेगेंडा बताओ उनको ये सारा कि क्या फायदे होंगे आपके जब आप यूएस के साथ आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मूवमेंट देखोगे सिसेशनिस्ट, मतलब किसी कंट्री के पार्ट को उससे बिल्कुल अलग कर देना, उसको तोड़ देना। तो ये अप्रोच यूएस की चल रही है इस टाइम पे, सेम ग्रीनलैंड के केस में भी है। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है जियो स्ट्रेटेजिक भी है, ज्योग्राफी की वजह से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ रही है, देयर इज मिलिट्री सिग्निफिकेंस, जो मैंने आपको एयरबेस के बारे में बताया। और कोल्ड वॉर के टाइम से ही आप देखोगे ग्रीनलैंड की एक स्ट्रेटेजिक वाइटल लोकेशन रही है जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए। अब एयरबेस कौन सा है, तो पहले इसका नाम था थुले एयरबेस, अब इसका पिट्यूफिक नाम का स्पेस बेस इसको बोला जाता है, नाम बदल दिया जस्ट। कोल्ड वॉर के टाइम पे डिफेंस की तरह एक्ट किया करता था ये ग्रीनलैंड का
जो थुले नाम का एयरबेस था उस टाइम पे। सोवियत यूनियन से कोई भी अगर मिसाइल का अटैक हो रहा है तो सबसे पहले ग्रीनलैंड में पता लगेगा, उसके बाद कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट आ रहा है सबसे पहले ग्रीनलैंड में पता चलेगा। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी हाईफाई नहीं थी, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। उसके अलावा आर्कटिक सर्कल के अराउंड कुछ भी मूवमेंट हो रही है यूएसएसआर की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से, तो कहां से इजीली देख पाओगे? फ्रॉम द ग्रीनलैंड। तो मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आज की नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। और इसके अलावा आर्कटिक सर्कल में इंपॉर्टेंट रूट वो भी कौन एक्ट करेगा? ग्रीनलैंड। मिलिट्री एडवांटेजेस क्या थी? तो इन सभी चीजों को ये रोक पा रहे थे जो भी सोवियत यूनियन की तरफ से थ्रेट आया करते थे। और उसके बाद एग्रीमेंट विद डेनमार्क जो 1951 का डिफेंस एग्रीमेंट होता है। इससे पहले इवन यूएस ने पैसे देके ट्राई करी थी, $100 मिलियन का गोल्ड जो था वो बोला था कि हम आपको दे देंगे, आप हमें ग्रीनलैंड दे दो, यूएस ने बोला था। डेनमार्क ने वो चीज रिजेक्ट कर दी थी कि नहीं, पैसों के लिए हम नहीं दे सकते अपना एरिया आपको। फिर उसके बाद 1951 में यूएस ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि कैसे ग्रीनलैंड के ऊपर थोड़ा सा हम कंट्रोल रख सकते हैं। तो 1951 में ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं डेनमार्क के साथ, जिसमें क्या बोला जाता है कि सॉवरेनिटी किसकी रहेगी? डेनमार्क की ही रहेगी, पर जो डिफेंस बेस है उसको कौन यूज करेगा? यूएस ने साथ में ये भी बोल दिया कि सिंस हम सारे नाटो के अलाइज हैं, तो जितने भी नाटो के मेंबर होंगे उनको कभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ये एयरबेस यूज करा जाएगा। तो ये सारी चीजें इस एग्रीमेंट के तहत हुई, मतलब कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम था ये नाटो के मेंबर्स के लिए। तो आज के जो 32 मेंबर्स हैं, अब यूएस क्या बोल रहे हैं? मेरे को चाहिए, मतलब अपनी प्रोटेक्शन से मतलब है, अपने फायदे से मतलब है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, नॉट जस्ट यूएस, मतलब सिर्फ यूएस की बात नहीं हुई थी उस टाइम पे, जितने भी नाटो के अलाइज थे उन सभी की बात यहाँ पे करी गई थी कि सभी के लिए डिफेंस पर्पज से यूज करा जाएगा। ये आगे इसके मिनरल्स सारे के सारे। इसके अलावा एक चीज याद रख लेना, ये 32 मेंबर्स हैं, इनको बाद में देखेंगे, कई बार देखे हैं, अभी नहीं देख रहे। ये सारे क्या हैं? कोस्टल एरियाज पे आपको दिख रहे होंगे रेड कलर का मार्क, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। जहां पे भी रेड कलर दिख रहा है ये सारा क्रिटिकल मिनरल वाला जोन है, जहां पे भी ब्लैक दिखेगा ये सारे इंपॉर्टेंट जो अकरेंस हैं जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इनकी कैपिटल है। और उसके अलावा एक स्ट्रेट आपको दिखेगा, दैट इज डेविस स्ट्रेट। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। ये जो साइड में आपको यहाँ पे बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन दिखाई दे रही है। और ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस वन, ये सारा नॉन क्रिटिकल रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको मिलेगा। रॉ मटेरियल क्यों लिखा है? मतलब आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और चाइना इस टाइम पे सारे ही मिनरल्स के सप्लायर में लीड कर रहे हैं। 90% आपने देखा था प्रोसेसिंग वगैरह का सप्लाई का काम कौन कर रहा था? चाइना। यूएस को चाइना को भी टैकल करना है, तो इसी वजह से ये मिनरल्स के ऊपर भी ठीक ठाक नजर है। सेम यूक्रेन का केस था, यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए तो उससे फायदा यूएस का भी होगा। तभी तो यूएस, ट्रम्प चाहता है कि ये वॉर रुक जाती, क्यों? क्योंकि वहां पे भी मिनरल के रिजर्व्स है, वो मिनरल उन्होंने भी यूज करने हैं। पर सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया को पता है यूक्रेन में मिनरल है, अगर ये वॉर रुकी तो यहाँ पे बैठ जाएगा यूएस आके कि मैं ही खाऊंगा केला, रशिया को भी खाने हैं वही। क्यों? क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो तीसरा जो फैक्टर था वो यही था आपका मिनरल्स को लेके। देन किस लिए चाहिए? तो जितने भी आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है सभी में ही किस चीज का यूज हो रहा है? दैट इज ऑफ द मिनरल्स। और ग्रीनलैंड ने 2021 में जो यूरेनियम के रिजर्व्स भी आपको ग्रीनलैंड में मिलते हैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लगा दिया था कि इसकी माइनिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यहां से हवा में मिल रही थी, तो इस रीजन की वजह से। देन देयर इज डेविस स्ट्रेट, इसको याद रखना। नॉर्थ वाले पार्ट में आपको एक बे दिखेगा, बेफिन बे, मैप पे शायद दिखा भी था, बेफिन बे, हाँ ये लिखा था बेफिन बे। तो एक तरफ तो बेफिन बे आएगा और इसका जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे आपको एक सी मिलेगा, लैब्राडोर सी। और सेपरेट किसको करेगा? तो ईस्ट और वेस्ट में इधर आ जाएगा ग्रीनलैंड और इधर देखोगे तो कनाडा का बेफिन आइलैंड। तो ये लैंड एरियाज को स्ट्रेट याद है ना सभी को, स्मॉल वाटर बॉडी होती है, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। वाटर बॉडी पूछी जाएंगी तो बेफिन बे आएगा और दूसरी तरफ आएगा लैब्राडोर सी। और लैंड टेरिटरी को पानी क्या करेगा? सेपरेट कर देगा, फिर आपको किश्ती लेके जाना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा बेफिन आइलैंड जो कि कनाडा का है और इस तरफ आपको दिखेगा ग्रीनलैंड। तो ये लैंड टेरिटरीज डेविस स्ट्रेट ने सेपरेट करके रखी हुई है। देन देयर इज यूएस के इंटरेस्ट क्या है? तो आई थिंक अब स्टोरीज आपको क्लियर है। 1867 से आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखोगे इन्वेजन करी थी यूएस ने। और जब नाजी जो जर्मनी के थे उन्होंने डेनमार्क को एक्वायर कर लिया था, तो उस टाइम पे इन्होंने देखा कि कहीं ग्रीनलैंड भी इनके हाथ में चला गया तो मिनरल्स भी जाएंगे अपने हाथ से। 1946 में ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट है यूएस के, इन्होंने $100 मिलियन ये ऑफर करे थे डेनमार्क को कि अपनी ये जो ग्रीनलैंड वाली टेरिटरी है हमें वापस कर दो। फिर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। 1951 में जाके वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो जाता है जिसके तहत सॉवरेनिटी किसकी? डेनमार्क की। और डिफेंस पर्पस से कौन देखेगा? यूएस।
सिर्फ देखेगा, कंट्रोल भी नहीं दिया था, प्रोटेक्शन के पर्पज से वो प्रोवाइड करा गया था। देन 2017 टू 2021 अजीब सी स्टेटमेंट्स आती हैं, ये मेरे लिए लार्ज रियल एस्टेट डील है, मैं परचेज करूंगा ग्रीनलैंड को, नहीं मानेंगे मैं फोर्स का यूज कर लूंगा। वो बच्चे नहीं होते लड़ाकू से, मॉल में गए, कुछ पसंद आ गया, उधर ही लेट जाते हैं कि नहीं मैं यही खरीदूंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। तो वैसे ही हाल अभी ट्रम्प का चल रखा है। चलो ठीक है। इसके बाद तीन जो चीजें डेनमार्क ने हाईलाइट करी कि कैसे यूएस कुछ सेसेशनिस्ट जो पावर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की ट्राई कर रहा है विद इन द ग्रीनलैंड। नंबर 1, चार्म ऑफेंसिव। यहाँ पे चार्म ऑफेंसिव का मतलब है अटैक भी कर रहे हो पर बड़े प्यार से कर रहे हो। कैसे? अपने लड़के को भेज दिया ट्रम्प जूनियर को कि जाओ वहां पे बात करो, जो मैंने आपको बताया कि वहां पे देखो कौन एंटी डेनमार्क है, कौन चाहता है यूएस का सपोर्ट, तो वो देखो, उनके ग्रुप्स बनाओ। फिर सेम डेनमार्क के ऊपर प्रेशर बनाया गया जब जेडी वैंस वहां पे जाता है, सेम उसने भी अप्रोच अपनाई, कौन वाली? दैट इज इन्फिल्ट्रेशन फेस, मतलब सिटीजन्स को वहां पे थोड़ा मैनिपुलेट करो, आपके फेवर में है तो उनको और ज्यादा एनकरेज करो, फिर प्रोपेगेंडा फैलाओ कि ग्रीनलैंड जो है अगर यूएस के हित में आता है तो क्या क्या फायदा आपका हो सकता है। तो ये सिसेशन जो मूवमेंट है ये चला रखी है ग्रीनलैंड के अंदर। किसने? यूएस ने। किसने बता दिया ये सारा? तो यूएस ने। बाकी वर्ल्ड भी देख ही रहा है न्यूज़पेपर के ऊपर, तो ये सारी चीजें चल रही थी। और उसके बाद क्या है, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल डेनमार्क ने अभी के लिए यही बोला हुआ है कि हमारी ही सॉवरेनिटी रहेगी वहां पे, यूएस एनेक्स नहीं कर पाएगा। ये अलास्का, ये थोड़ी सी और है कि और क्या क्या परचेजिंग यूएस ने करी है। तो नंबर 1 परचेजिंग अलास्का की 1867, ये किससे करा था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से परचेज करा था 1867 में। 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो 7.2 यूएस डॉलर्स में इन्होंने, मिलियन डॉलर्स में इन्होंने परचेज कर लिया था। और बाद में पता लगा वहां पे भी निकल गया सोना। सोना था ऑयल की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में। आज के टाइम पे बाद में रशिया को रिग्रेट हुआ था, पर देखो अगर ये पार्ट इन केस रशिया के पास में ही होता तो इनका भी ठीक ठाक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा करता, तो ये भी बिजी रहते किसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में। चलो ठीक है, ये परचेजिंग कर ली। फिर उसके बाद आता है लुइसियाना परचेज 1803 में, ये फ्रांस से परचेज करा था 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 15 मिलियन यूएस डॉलर में। फिर आता है डैनिश वेस्ट इंडीज, ये 1917 में परचेज करा था, जो कैरिबियन सी में आज के टाइम पे आपको यूएस वर्जिन आइलैंड्स दिखते हैं, वो पहले डेनमार्क की ही टेरिटरी हुआ करती थी, तो ये डेनिश की थी। मतलब ये हिस्टोरिक परचेजेस है जो यूएस ने करे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे रशिया आ गया आपका, देन फ्रांस आ गया, जैसे डेनिश आ गया। इसका मतलब ये नहीं और परचेजेस नहीं करे हैं। पीछे आप देख के आगे मैक्सिको से ही कितनी परचेजिंग करी है। ये कुछ हिस्टोरिक परचेजिंग है जिनका आज के टाइम पे स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है।